हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में जानते हैं कि एसिड्स क्या होता है। तो एसिड स्वाद में खट्टा होता है और जब एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डाला जाता है तो वो उसे रेड कर देता है। जैसा कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं इस फिगर के हेल्प से कि जब एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डाला गया तो उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, रेड कर दिया। इससे हम समझेंगे कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड करता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बेस को देखते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस स्वाद में कड़वा होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपने करेला खाया होगा, करेला का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। उसी तरह से बेस जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और जब बेस में रेड लिटमस पेपर डाला जाता है तो वो उसे पूरी तरह से ब्लू कर देता है। जैसे स्टूडेंट्स आप इस फोटो में देखेंगे कि जब रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला गया तो वो उसे क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, बेस है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? तो जो एसिड और बेस को इंडिकेट करे उसे हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। जैसे जो मतलब कि एसिड और बेस को बताए कि ये एसिड है और ये बेस है। जैसे आइए देखते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर वह इंडिकेटर है जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे प्लांट से मिलता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं टर्मरिक, लिटमस, हाइड्रेंजिया और रेड कैबेज, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। ये सब एक टाइप का इंडिकेटर है जिसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? तो सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि जिसे हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज, ये सब लेबोरेटरी में तैयार होता है। और फेनोल्फिनीन। अब स्टूडेंट्स हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? तो वैसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में स्मेल को चेंज कर देता है उससे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स वैनिला का आइसक्रीम खाया होगा, उसमें वैनिला फ्लेवर होता है तो उसका स्मेल कुछ अलग टाइप का होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। तो ये सब आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, ये भी आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से ये सब इंडिकेटर काम करता है। जैसे वैनिला, तो जब स्टूडेंट्स एसिड और बेस में वैनिला को डाला जाता है तो देखिए क्या होता है। जब वैनिला को एसिड में डाला जाता है तो उसमें वैनिला का जो स्मेल होता है वो वही रहता है। तो इससे हम समझेंगे कि ये क्या है, एसिड है। और जब हम बेस में वैनिला को डालते हैं तो वो अपना वैनिला का जो प्लीजेंट स्मेल होता है वो अपना स्मेल को लॉस कर लेता है। तो हम समझेंगे ये क्या है, बेस है। तो उसी तरह से क्लोव ऑयल के बारे में देखते हैं, लौंग का तेल। ये भी इसी तरह से काम करता है। जब इसे हम एसिड में डालेंगे तो स्मेल जैसा था वैसा ही रहेगा, और जब इसमें हम बेस में डालेंगे तो क्लोव ऑयल का जो स्मेल होता है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है। तो हम समझेंगे ये क्या है, बेस है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो पूरी तरह से फुल्ली आयोनाइज हो जाए और लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस दे, वैसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड वैसा एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में, मतलब फुली आयोनाइज नहीं होता है, कम अमाउंट में आयोनाइज होता है और स्मॉल नंबर ऑफ H प्लस आयंस देता है। तो इसे हम वीक एसिड कहेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड है। अब स्टूडेंट हम स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। वैसा बेस जो वाटर में फुली आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयंस दे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस दे, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है।
अब वीक बेस को देखते हैं कि वैसा बेस जो पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में और स्मॉल अमाउंट में OH माइनस आयंस देता है, तो इसे हम वीक बेस कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस को हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है और ये बेस है। जैसे स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड है। तो जब हम एसिड में, जब हम, आप इस फिगर के हेल्प से देख सकते हैं, जब हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो ये पूरी तरह से रेड हो जाएगा, तो इससे हम समझेंगे कि ये क्या है, एसिड है। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। तो बेस को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम रेड लिटमस पेपर को इस बेस में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये देखिए ब्लू हो गया, तो ये क्या है, बेस है। इससे पता चलेगा कि ये क्या है, बेस है। इस तरह से हम लेबोरेटरी में एसिड और बेस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, यानी एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम मेटल से रिएक्ट कराते हैं एसिड को। देखिए जब एसिड को हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट निकलेगा। जैसे स्टूडेंट्स जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। जैसे स्टूडेंट्स आप इस फिगर के हेल्प से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और ये गैस जब इस डिलीवरी ट्यूब से होकर जाएगा इस सॉफ्ट सॉल्यूशन से, तो ये बबल्स फॉर्म करेगा। जब बबल्स के सामने हम लोग कैंडल को ले जाएंगे तो पॉप साउंड सुनाई देगा। तो इससे हम समझेंगे कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये पॉप साउंड जब सुनाई देगा, जब इस कैंडल को हम लोग इस बबल के सामने ले जाएंगे तो जब पॉप साउंड सुनाई देगा तो हम समझेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। उसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम लोग बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जब बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे आप एक देख सकते हैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो सोडियम जिंकेट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा और इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब स्टूडेंट्स हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब स्टूडेंट्स हम इसको रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं कि जब हम मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन के हेल्प से कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किए, यानी कि कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट किए तो सॉल्ट निकला, यानी कि सोडियम क्लोराइड निकला, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। उसी तरह से जब हम मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाउ टू टेस्ट फॉर CO2 गैस। आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा और वाटर फॉर्म्ड होगा। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका लाइम वाटर है, और इस लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो आपका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा जो एक कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक और रिएक्शन देखेंगे जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है, इस वाइट प्रेसिपिटेट में जब हम अगेन कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो ये आपका पूरी तरह से
इसका मिल्कनेस जो होता है वो डिसअपियर हो जाएगा और पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इससे हम समझेंगे कि जो हम लोग प्रोड्यूस किए ये कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया गया तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, मिल्की हो गया, यानी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ। और फिर अगेन हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किए तो इसका मिल्कनेस क्या हो गया, गायब हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो अब हम लोग एसिड बेस को हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड और बेस को एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा, तो इससे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो सॉल्ट और वाटर निकला। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत जगह यूज है। जैसा कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जब हमारा फूड अनडाइजेस्ट हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाता है, यानी स्टोमक में पेन हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं ये किस कारण से होता है। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टोमक होता है उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है और वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये एक्चुअल में क्यों फॉर्म्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो भी यहाँ फूड गया होता है तो इस फूड में जितना भी जर्म्स और बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम करता है। लेकिन वही ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाए, टू मच एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमक, तो क्या होगा, तो वहाँ पर हमको एसिडिटी फॉर्म होने लगेगा जिसके कारण से पूरा पेन होने लगेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस लेंगे और बेस में हम लोग इनो का यूज़ कर सकते हैं। इस इनो का जैसे ही हम लोग इनो टेक करेंगे तो क्या होगा कि हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा और हमारा ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी एसिड यहाँ प्रोड्यूस हुआ था ज़्यादा अमाउंट में और हमने बेस ले लिया और ये पूरी तरह से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये आपका इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ता है। इससे हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये जो पेन और इरिटेशन होता है ये बंद हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड्स होता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कॉपर क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड है और इसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा जो क्या होगा, ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड होता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इंडिकेटर वर्क करते हैं। जितने भी इंडिकेटर हमने देखा, जैसे लिटमस पेपर हो, चाहे फेनोल्फिनीन हो या मिथाइल ऑरेंज या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये सब इंडिकेटर किस तरह से वर्क करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस पेपर का। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस इमेज में कि इसमें ब्लू लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर है। एसिड चेंजेस ब्लू टू रेड लिटमस पेपर, बेस चेंजेस रेड टू ब्लू लिटमस पेपर। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर का। जैसे स्टूडेंट्स हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और इसमें हम एसिड डालेंगे। जैसे इसमें हम एसिड डालेंगे तो ये लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगैन हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया, अब इसमें हम न्यूट्रल कोई चीज़ डालेंगे, जैसे वाटर, कोई भी न्यूट्रल चीज़ डालेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स जब ब्लू लिटमस पेपर में हम बेस डालते हैं तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रेड लिटमस पेपर का। तो जब रेड लिटमस पेपर में एसिड डालेंगे तो ये रेड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह से अगैन हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं, इसमें न्यूट्रल कोई चीज़ डालते हैं तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब अगैन हम लोग रेड लिटमस पेपर लेते हैं और इसमें जब हमने बेस मिलाएंगे तब ये ब्लू हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट एसिड चेंजेस ब्लू टू रेड लिटमस पेपर और बेस चेंजेस रेड टू ब्लू लिटमस पेपर। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज किस तरह से वर्क करता है। मिथाइल ऑरेंज के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा।
तो एसिड चेंजेस ऑरेंज टू रेड और बेस चेंजेस ऑरेंज टू येलो। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें ये ऑरेंज कलर का है मिथाइल ऑरेंज, तो ये किस तरह से चेंजिंग हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मिथाइल ऑरेंज वर्क करता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन लिया, इसमें जब हम एसिड मिलाएंगे तो इसको ये टर्न रेड कर देगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगेन मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन लेंगे और जब इसमें हम लोग न्यूट्रल कोई चीज़ मिलाएंगे तो इसमें कोई कुछ इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, ये सेम उसी तरह से सॉल्यूशन रहेगा, ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा। अगेन हम ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन लेते हैं, जब इसमें हम बेस डालेंगे तो ये इसको येलो में टर्न कर देगा। जैसा कि स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये इस तरह से येलो में क्या कर देगा, टर्न कर देगा। ये देखिए यहाँ पर आपका मिथाइल ऑरेंज है, एक तरफ एसिड डालने पर, इसमें एसिड डालने पर ये टर्न रेड कर दिया, और इधर से बेस, अगर बेस डालते हैं इसमें तो ये इसको कैसा कर देगा, येलो कर देगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फेनोल्फिलीन का। तो फेनोल्फिलीन में क्या होता है, तो फेनोल्फिलीन टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, बेस टर्न कलरलेस टू पिंक। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। हम लोग फेनोल्फिलीन का सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें जब हम एसिड मिलाएंगे तो इसमें कोई चेंजिंग दिखाई नहीं देगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, फेनोल्फिलीन कलरलेस होता है। अब अगेन हम फेनोल्फिलीन का सॉल्यूशन लेते हैं, जब इस पर हम न्यूट्रल डालेंगे, न्यूट्रल कोई चीज़ डालेंगे तो इसमें भी कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगेन अगर हम लोग फेनोल्फिलीन का सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें अगर हम बेस डालते हैं तो इसमें चेंजिंग दिखाई देगा, ये इसको क्या कर देगा, पिंक कर देगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स फेनोल्फिलीन टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में ये आपका कलरलेस ही रहता है, उसी तरह न्यूट्रल में भी कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें हम बेस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कलरलेस था, इसमें हमने डाला फेनोल्फिलीन तो ये कैसा हो गया, आपका पिंक हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नहीं टर्मरिक इंडिकेटर। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं टर्मरिक इंडिकेटर, ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका टर्मरिक है, टर्मरिक कैसा होता है, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी येलो कलर का होता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज एडेड टू टर्मरिक नो चेंज ऑकर, व्हेन बेस सॉल्यूशन इज एडेड टू टर्मरिक इट टर्न्स इनटू रेड। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो आइए देखते हैं, हमने टर्मरिक का सॉल्यूशन ले लिए, जब इसमें हम एसिड डालेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देगा, या एसिड में आप टर्मरिक सॉल्यूशन डालिए कोई चेंजिंग आपको दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से अगेन हम टर्मरिक सॉल्यूशन लेंगे और इसको जब हम न्यूट्रल में डालेंगे तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगेन अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन में अगर बेस डाल दें या बेस में टर्मरिक सॉल्यूशन डाल दें तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी तरह से उसको रेड कर देगा। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप कर सकते हैं कि आप चूना ले लें, चूना का एक घोल तैयार कर लें, एक सॉल्यूशन तैयार कर लें, और उसमें जब आप हल्दी डालिएगा तो आप पाएंगे कि वो किस में टर्न हो जाएगा, रेड में टर्न हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, ये किस तरह से वर्क करते हैं। दिस आर द इंडिकेटर्स विच चेंज स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ये स्मेल में चेंजिंग करता है। जैसे स्टूडेंट्स ओनियन, इस ओनियन का स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जब हम एसिड में इसको टेस्ट करेंगे, जैसे अगर हम इस ओनियन में अगर हम एसिड डाल दें तो इसका जो स्मेल होगा वो मेंटेन रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस ओनियन में अगर बेस डाल दें तो स्मेल डिसअपियर हो जाएगा, यानी स्मेल इसका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ओनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वो अगर ओनियन में अगर बेस डाल देते हैं तो उसका स्मेल क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उसी तरह से हम वनीला की बात करते हैं, वनीला का प्लेजेंट स्मेल होता है, जब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इमेज है इसका वनीला का, जब हम वनीला में एसिड डाल देंगे तो उसका स्मेल जो है मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर बेस डाल देंगे
तो उसमें उसका जो स्मेल होगा वैनिला का वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वैनिला का जो स्मेल होता है प्लेजेंट स्मेल होता है। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में जब हम एसिड डालेंगे तो क्या होता है, तो जब हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस के फॉर्म में ये इवॉल्व होगा। तो इससे पहले कुछ पॉइंट है, हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। द HCl गैस इवॉल्व इन द एबव एक्सपेरिमेंट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड बट हैज़ नो इफेक्ट ड्राई लिटमस पेपर। जो इसमें HCl गैस इवॉल्व हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें अगर इसके सामने हम अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो उसको रेड टर्न कर देता है, मतलब रेड में चेंज कर देता है। लेकिन वही अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ पॉइंट देख लें, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हम इस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम जब सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा। जैसे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले जब ये HCl गैस इवॉल्व होगा, इसमें अगर हम ड्राई लिटमस पेपर ले जाएंगे, ये ड्राई लिटमस पेपर है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर मॉइस्ट लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ये इसको क्या कर देगा, रेड में टर्न कर देगा। रेड में देखिए आप क्या कर दिया, टर्न कर दिया। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो ये HCl गैस इवॉल्व हो रहा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही मिलकर एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि जब ये HCl गैस जो है ये वाटर के साथ मिलेगा तभी ये H+ आयंस में ब्रेक होगा और वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, जिसके कारण से ये एसिडिक नेचर क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन यही HCl गैस जब यहाँ पर इन्वॉल्व होने के बाद अगर ये ब्लू लिटमस पेपर के साथ इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ड्राई है। क्योंकि क्या है, ये ड्राई है, इसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं है। और जब वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ना ही ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और ना ही यहाँ पर आयंस बनाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर तभी शो करता है जब आपका H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस बनता है। तो ये सिर्फ मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ ही हो पाएगा। आइए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग बिकॉज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एसिड को वाटर में धीरे धीरे स्लोली मिलाना चाहिए, वो भी स्टीरिंग के हेल्प से। क्यों, क्या रीज़न है इसका, तो देखते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू concentrated sulfuric acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The highest, और यहाँ पर देखिए, the glass container may also break due to excessive local heating. The acid must, अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये इमेज के हेल्प से हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एसिड में देखिए यहाँ पर एसिड में वाटर को डायरेक्ट नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, स्प्लैश हो जाता है और हमारे आसपास एसिड गिर जाएगा और जिसके कारण से हीट जनरेट होगा जो हमें बर्न कर सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स हमें वाटर में, यहाँ देखिए वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे जिससे हीट जनरेट नहीं होगा। यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसमें एसिड में वाटर डालें तो यहाँ पे हीट जनरेट हुआ और स्प्लैश आउट हो जाएगा जिससे हमें बर्न कर सकता है। लेकिन वही अगर हम वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो यहाँ पे हीट जनरेट नहीं होगा और आराम से ये क्या हो जाएगा, एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग पीएच स्केल देखते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल एक स्केल है जिसके हेल्प से हम एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 7 से कम यानी कि 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वैल्यू आता है, तो ये जो होगा ये
एसिडिक नेचर का होगा। अगर 7 से ऊपर यानी 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक आएगा तो ये जो है बेसिक नेचर का होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम कोई सॉल्यूशन अगर इस टाइप का, अगर मान लीजिए कि इस कलर का मिलेगा, चाहे इस कलर का मिलेगा, चाहे इस कलर का मिलेगा, तो हम समझेंगे कि यहाँ पर मतलब रेड, पूरा रेड मिल रहा है, तो हम समझेंगे कि 0 इसका वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एसिडिक नेचर को दिखाएगा। वही अगर ब्लू कलर का मिल रहा है अगर हमें सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये बेस को क्या करेगा, डिनोट करेगा। यानी पीएच स्केल के हेल्प से हम एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को हम लोग समझ सकते हैं कि कौन एसिडिक नेचर है और कौन बेसिक नेचर है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो आप समझते हैं कि पीएच के हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स और एनिमल्स की ही बात करते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी वर्क करता है वो उसका पीएच रेंज 7 से 7.8 रहेगा, तब ही हमारा बॉडी क्या करेगा, वर्क करेगा। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। तो जब रेन वाटर का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो ये रेन वाटर एसिड रेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो बहुत हार्मफुल होता है। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water। The survival of aquatic life in such rivers become difficult। देखिए, जिसके कारण से अगर जहां एसिड रेन होने लगे, ठीक है, तो वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगा सर्वाइव करने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स हम इस इमेज की हेल्प से देखेंगे कि जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ इस चिमनी से आपका बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिक गैस निकल रहा है, जिससे हम जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। जब ये ऊपर जाकर रैन में मिलते हैं, बादल में मिलते हैं, रैन में मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ एसिड रेन होता है। जो ये एसिड, ये गैस जो है जब ये रैन में मिलेंगे तो ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सब पानी जो है आपका कहाँ अंत में जाता है, तो अंत में नदी या सागर में चला जाएगा। और जो भी नदी या सागर में जाने के बाद जो भी यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उसको ये क्या करेगा, इसको सर्वाइव करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पिक्चर के हेल्प से कि यहाँ पर जितना भी आपका देख रहे हैं यहाँ पे मछली जो है ये एक्वेटिक मतलब एसिड रेन के कारण से ही क्या हो गया, सारा मर गया है। उसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स पर भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच से क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग का जो स्टोमक होता है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो विदाउट हार्मिंग पहुंचाए हमें फूड का क्या करता है, डाइजेशन करता है। लेकिन वही अगर हम लोग ऑयली ज़्यादा खा लेते हैं तो वहाँ पर इंडाइजेशन हो जाता है और हमारा जो स्टोमक है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण से पेन और इरिटेशन होने लगता है, जिसे फिर हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हम लोग एंटा एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को फिर क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पेन हो गया, पेन हो रहा है इसको और इरिटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे क्या हो गया कि आपका इंडाइजेशन हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग एंटा एसिडिटी का यूज़ करते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे इनो का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इनो जो है बेस होता है और जब हमारा ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होने लगे तो तुरंत हम लोग इनो खरीद के लाते हैं और तुरंत उसको जो है हम लोग पी लेते हैं, जिससे हमको क्या होता है, बेस और एसिड मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल कर देता है और हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है। आइए स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं पीएच चेंजेस एज द काउज ऑफ टूथ। ठीक है, पीएच चेंज होने के कारण से दांत क्या होने लगता है, खराब होने लगता है और दांत खराब होने के कारण से पेन होने लगता है,
दांतों में, फिर दांतों में सड़न लग जाता है। अब देखो, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारा माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो वहाँ पर हमें हमारा दांत जो है खराब होने स्टार्ट हो जाता है। और जबकि हमारा दांत जो है का जो एनिमल होता है वो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंसेस का बना होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। पर जब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ये कुछ पॉइंट है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में स्टूडेंट्स, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोग हम लोग अपने माउथ को वॉश नहीं करते हैं, जिसके कारण से कुछ कुछ फूड जो है यहाँ पर फंस जाता है। और ये फूड फंसने के कारण से होता क्या है कि वो धीरे धीरे वो एसिड के यहाँ पे बैक्टीरिया लग जाता है, जर्म्स लग जाता है, जो पूरी तरह से उसको क्या कर देता है, उस फूड को सड़ा देता है। उसके बाद से वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होता है जो यहाँ पर हार्डेस्ट जो एनिमल्स है उसको वो खराब करने लगता है, ठीक है, जिससे वो वहाँ पर टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा दांत खराब होने लगता है और पूरी तरह से ये देखिए देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पूरी तरह से दांत क्या हो गया, खराब हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पर जगह पर हम लोग जो है सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने मुंह को यानी माउथ को हम खाने के बाद तुरंत क्या कर लें, क्लीन कर लें, या टूथपेस्ट का भी यूज़ करेंगे हम लोग। सुबह शाम हमें टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए खाने के बाद, यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टूथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। जो हमें पूरी तरह से क्या होता है, इसको बचाता है। जो ये क्या होता है, एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर इसको बेस डालने से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारा दांत में सड़न नहीं लगेगा और दांत हमारा खराब नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा बी स्टिंग लिप्स एंड एसिड दैट काउजेज पेन एंड इरिटेशन। द यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स इंजेक्ट विथ मेथनोइक एसिड काउजेज बर्निंग पेन। जैसे स्टूडेंट्स होता है क्या है एक्चुअली में कि जब हमें बी स्टिंग कर देता है, यानी मधुमक्खी जब हमें काट लेगा तो ये क्या होगा, इससे हमें पेन और इरिटेशन होगा। तो इसके बाद हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है कि द यूज़ ऑफ माइल्ड बेस, इसमें फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा एक टाइप का क्या होता है, बेस होता है। और जब बेस हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फिर हमें क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद जैसे नेटल लिप है, नेटल लिप भी इंजेक्ट कर देगा, तो इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पर हम लोग बेस यूज़ कर लेंगे, जिससे हमें क्या होगा, कि पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये नेचुरल सोर्स है जिसमें क्या क्या एसिड प्रोड्यूस रहता है प्रेजेंट, वो है विनीगर में जैसे एसिटिक एसिड रहता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड रहता है, टमरिन में टार्टरिक एसिड रहता है, एंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड रहता है। तो ये सब आप लोग को देख लेना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्ट प्राप्त होता है। द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिससे हम सॉल्ट कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। जैसे सल्फेट फैमिली, तो जितने भी सल्फेट आपको दिखेंगे, जैसे सोडियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो, ये सब क्या होंगे, सॉल्ट होंगे। उसी तरह से क्लोराइड फैमिली, जितने भी क्लोराइड फैमिली देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, चाहे कोई भी क्लोराइड हो, तो वो सब क्या होंगे, सॉल्ट होंगे। उसी तरह से जितने भी कार्बोनेट फैमिली देखेंगे वो सब भी क्या होंगे, सॉल्ट होंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because of the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide.
तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम पहले रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाएंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आइए सब फिगर के हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब आप सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को वाटर में मिलाते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एनोड ले लिया गया है और एक कैथोड ले लिया गया। तो होता क्या है कि ये सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड जो है पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। जैसे Na+ में ब्रेक हो जाएगा और OH- में ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड भी ब्रेक हो गया, Na+ और Cl-। उसी तरह से वाटर भी ब्रेक हो जाएगा, H+ और OH-। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि इधर साइड माइनस चार्ज है, यानी कैथोड है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन पहुँचता है और यहाँ पर हाइड्रोजन पहुँचकर ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर, दो हाइड्रोजन पहुँचेगा और दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, जिससे यहाँ पर कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फॉर्म होता है। उसी तरह से क्लोरीन माइनस में ब्रेक होता है और OH- होता है ब्रेक। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से सबसे पहले क्लोरीन पहुँचता है, जिसके कारण से यहाँ पर दो माइनस यहाँ पर इसको क्या कर देता है, दे देता है, जिससे ये क्लोरीन जो है आपका Cl2 गैस बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन गैस क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और एनोड के पास क्लोरीन गैस फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन पहुँच के दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है और यहाँ पर दो क्लोरीन पहुँचकर ये अपना दो माइनस लॉस करके ये क्या करेगा कि आपका क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोर अल्काली प्रोसेस होता है और यहाँ पर क्लोरीन गैस फॉर्म होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। जैसा कि स्टूडेंट, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका कैथोड के पास फॉर्म हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट ये क्लोर अल्काली प्रोसेस होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। जब हम सेलेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे आप रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड फॉर्म होगा, जो कि एक ब्लीचिंग पाउडर होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स फिगर के हेल्प से देख सकते हैं, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। अब इसका यूज़ क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कॉटन इंडस्ट्री में होता है, लिनन इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है और लॉन्ड्री में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज किया जाता है, वो भी केमिकल इंडस्ट्री में। उसी तरह से स्टूडेंट इसका यूज ड्रिंकिंग वाटर बनाने में किया जाता है, जो कि ये जर्म से फ्री करता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज ए वाइटिश ऑर्डरलेस यानी कि स्मेललेस पाउडर होता है। इट्स केमिकल फार्मूला इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेकाहाइड्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अब देखिए स्टूडेंट इसका यूज क्या है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। इसका यूज के बारे में बताया जा रहा है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज ए बोरेक्स। बोरेक्स में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज क्लिनसिंग एजेंट में भी यूज इसका किया जाता है, जैसे कोई चीज साफ करने में भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक पर्पस में, जैसे आप देखते होंगे सर्फ वगैरह, ठीक है।
और इसका यूज़ हार्डनेस को हटाने में भी किया जाता है। वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको हटाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ये आपका वॉशिंग सोडा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, होता कैसे ये। जब सोडियम क्लोराइड को हम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बनता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब स्टूडेंट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट को हम डेकाहाइड्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलता है, जिसका नाम वॉशिंग सोडा है। और इसका यूज़ क्लिनसिंग एजेंट में किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो ये सब यूज़ होता है वॉशिंग सोडा का। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ये रिएक्शन देखे थे। देखिए, यही आपका बेकिंग सोडा है। सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, अमोनिया के साथ जब पास कराया जाता है तो यहाँ पर बेकिंग सोडा हमको प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जब बेकिंग सोडा को हम लोग जब हीट करेंगे तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट, यही सोडियम कार्बोनेट को जब हम डेकाहाइड्रेट के साथ रिएक्ट कराए थे तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिला था। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेकिंग सोडा है। अब इसका यूज़ के बारे में देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. Carbon dioxide produced during the heating of baking powder can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. जैसे कि स्टूडेंट बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग बेकर लोग भी इसका यूज़ करते हैं आपका ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, जिससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेड होता है, केक होता है, वो पूरी तरह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। क्योंकि होता है एक्चुअल में क्या है कि बेकिंग सोडा का यूज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। और भी इसका यूज़ है, इसका यूज़ हम लोग एंटी एसिड में भी यूज़ इसका करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज़ करके उसमें बनाया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा का ये सब यूज़ है, इसको आपको देख लेना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 K इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आइए स्टूडेंट इसको रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट, देखिए यहाँ स्टूडेंट, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर, यानी कि आपका यह देखिए यहाँ पर, और क्या यहाँ पर 1.5 वाटर क्या होता है, मिलता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इसको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट करते हैं तो ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका यूज़ क्या है। द सब्सटेंस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। तो इसका यूज़ डॉक्टर करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जब हड्डी वगैरह फ्रैक्चर्ड हो जाता है, बोन्स अगर जब फ्रैक्चर्ड हो जाता है हमारे बॉडी का, तो वहाँ पे डॉक्टर्स उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसको सपोर्ट मिलता है और पूरी तरह से टाइट हो जाता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ टॉयज़ बनाने में, डेकोरेशन का सामान बनाने में और स्मूथ को सरफेस करने में इसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़। इस तरह से स्टूडेंट्स
हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।